प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। उनके साथ जो मामला डिस्कस करेंगे वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामला से लेकर जुडिशल मामला और आगे आने वाले जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और एनर्जी क्राइसिस से लेकर जो इस वक्त इकॉनमी की पोजीशन है, क्योंकि शेख रशीद अहमद और इमरान खान साहब जो हैं वो 22 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ एक मार्च का ऐलान किया और लाहौर के अंदर। कल का हमारा जो प्रोग्राम था वो चीफ जस्टिस साहब के नाम मैंने किया था, उसमें हमने एक ओपिनियन पोल भी चलाया था। उसका रिजल्ट जो था हमने सवाल ये पूछा था कि क्या चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे साबिक चीफ जस्टिस वो आदिल चीफ जस्टिस या आदिल जज साबित हुए। 83% लोगों ने कहा था कि नहीं, वो आदिल चीफ जस्टिस साबित नहीं हुए। आज न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल मेरे सामने है, वो भी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है। मैं आपको एक लाइन उसकी कोट कर दूं, वो लिखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले। अब बेसिकली क्रिटिसिज्म जो है वो आना शुरू हो गया उनकी लेगेसी के ऊपर, जस्टिस इफ्तिखार साहब की, और इंटरनेशनल भी आना शुरू हो गया। जस्टिस चौधरी के बारे में वो लिखते हैं कि जस्टिस चौधरी सिंगुलरली फेल्ड टू रिफॉर्म द कंट्रीज क्राइसिस रिडन लोअर कोर्ट्स where more than 1 million cases are still pending in a shambolic system ridden with delays, corruption and systematic weaknesses। ये उन्होंने उनका तजिया किया उनके 8 साल ज़्यादा दौर का। शेख रशीद साहब, आपने तो चौधरी इफ्तिखार साहब को बड़ा क्लोजली जानते हैं, उस वक्त भी जब वो कुछ भी नहीं थे और उस वक्त भी वो जब वो सब कुछ थे। क्या एनालिसिस करेंगे तारीख में, किस तरह उनको देखा जाएगा शेख साहब? देखें जी, शाहिद साहब, जो आदमी चला जाता है ना उसको माफ कर देना चाहिए। इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम बुज़दिलों का अस्तबल हैं। जब आदमी मौजूद होता है, आंख एक दूसरे से ना मिलती हो तो कहते हैं हेमा मालिनी से मिलती है। जब उतर जाता है तो कहते हैं एक दूसरे से नहीं मिलती थी, फलां था, ये था, फलां था। एक छोटा सा क्लिप था जो सारे चैनलों ने मेरा दिखाया, मैंने कहा जी मुझे बुलाएंगे तो मैं मान लूंगा। अब आगे चलें। एक इनिंग उसने खेलनी थी, खेल ली। उसका पॉजिटिव रोल भी था, नेगेटिव रोल भी था। मुशर्रफ को उन्होंने आईनी उनके सारे रोल को आईनी और कानूनी उन्होंने किया। 12 अक्टूबर वाले को, 12 अक्टूबर वाला उनको लड़ा नहीं, 3 नवंबर वाला लड़ गया, क्योंकि उससे उनकी शान में फ़र्क आया और ये सारे मसले हुए। मेरा ख्याल है ये मुल्क बहुत सीरियस क्राइसिस में गुजर रहे हैं और क्या ही अच्छा हो कि हम जाने वालों को भूल जाएं और आने वालों पे बात करें। आने वाले लोग बहुत सारे इस मुल्क में उनका इम्तियाजी रोल होना चाहिए। और आपने दुरुस्त कहा कि लोअर कोर्ट में तो अल्लाह की पनाह है, फैसले जो है वो अहमद और अहलकार दे रहे हैं और डेटें वो दे रहे हैं, और जिस तरह मिलती है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लोअर कोर्ट्स का बहुत बुरा हाल है, इवन लोअर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का बहुत बुरा हाल है। सो ये बातें सारी ही बड़ी तकलीफ दे हैं। सो वी हैव टू सी एंड वेट हाउ इट्स गोइंग टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। बहरहाल क्योंकि मीडिया का टिकर जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने अरसा चौधरी इफ्तिखार रहा, आपको खबर बनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, बनी बनाई खबरें वहां से आती थी। ये इस मुल्क का एक कलीदी किरदार है। बाज खबरें फैसले से पहले आ गई, अभी फैसले लिखे नहीं गए थे लेकिन टिकर से पहले पता लग गया कि फैसला क्या लिखा जाएगा। शेख साहब, मुझे इसमें बस आपसे एक आखिरी सवाल करना, फिर मैं आगे चलूंगा। फ्यूचर में देखते हैं किस तरह की इतलात आ रही है कि शायद वो कुछ जस्टिस पार्टी बनाए, सियासत में आए, या उनको चीफ इलेक्शन कमीशनर लगा दिया जाए। हुकूमत ये रिस्क ले सकती है उनको चीफ इलेक्शन कमीशनर लगाने का, या वो खुद पॉलिटिक्स में आए? एक्सेप्टेबल होंगे लोगों के लिए इफ्तिखार चौधरी साहब अगर सियासत में आए? देखें जी, ये एतजाज अहसन मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा। ये उसने शुरशुरी छोड़ी है। इस मुल्क में जो थोड़ा बहुत जिंदगी अमन की गुजारना चाहता हो उसको भी ये तेल लगा देते हैं कि चढ़ जा पुत्र सूली, राम भला करेगा। यहाँ मुशर्रफ आया तो क्या बना, यहाँ हम सारे सियासत में हैं तो क्या बने। ये एक ऐसा जुमा बाजार है कि जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और इफ्तिखार चौधरी आएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। यहाँ 200 पार्टियाँ पहले ही रजिस्टर हैं, 201 हो जाएगी तो कौन क़यामत आ जाएगी। उसको अगर समझ और फरासत हो तो सारी वकला बरादरी जो उसके लिए नज़में लिखी है एतजाज़ अहसन ने कि फिर इंसाफ का ये होगा और यहाँ पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो देखें। आसमा जहांगीर देखें, जो उनकी मेन टीम थी वही उनके साथ नहीं है, तो बाकी तो वकील बेचारे क्या साथ होंगे। वकीलों की एक पार्टी बनानी है तो बना लें। ठीक, ये बताइए, क्योंकि अब जुडिशरी में बात शुरू होगी तो गद्दारी केस जो है, हम शेख रशीद साहब, आप और मैं भी और दूसरे लोग भी तजिया अब तक तो यही करते रहे कि जी इस मुल्क के अंदर तो आर्मी चीफ साबिक भी हो जाए, एक जनरल साबिक भी हो जाए तो बेसिकली उसकी हिफाजत रहती है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। अब हमने देखा है कि जब से नए चीफ जस्टिस अब आए हैं, असगर खान केस की बाकायदा तहकीकात शुरू के समन जारी कर दी है हुकूमत, जब से हुकूमत ये नहीं आई है। इसके अलावा गद्दारी केस की कार्रवाई शुरू हो गई और परवेज मुशर्रफ साहब को 24 दिसंबर को तलब कर लिया अदालत ने। तो आपको लगता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है, अब उनको अदालत को सामना करना पड़ेगा चक शहजाद से बाहर निकलकर गद्दारी केस में? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। अगर इस मुल्क में
देखें ना, हम तो बेवफा लोग हैं। हम बांग्लादेश में मुल्ला को फांसी दी गई है जमात के, और कौमी असम्बली में मैंने चीख के स्पीकर के आगे मैं लड़ा नहीं, फिर कहीं दुआएं मगफरत हुई। जो लोग आपके लिए जान देते हैं उसके लिए इस असम्बली में दुआ नहीं हो सकती। कितना जालिम है वक्त का, मुफाद का हाथ जो है। और बड़ी मुश्किल से फिर जमात इस्लामी ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने स्टैंड ले लिया, कि मैंने कहा ये नहीं होगा, इस तरह नहीं ऐवान की कार्रवाई चल सकती। जिन लोगों ने आपकी खातर जेलें काटी, जाने दी, पाकिस्तान की खातर, इस्लाम की खातर, उसके लिए ये नाम नहाद और बोगस असम्बलियाँ दुआ कहने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह मुल्क चला करते हैं। चीफ जस्टिस साहब अदलिया जो मर्जी फैसला कर ले, शेख अकरम साहब हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे होने लगे कि मुशर्रफ जो है वो गद्दारी के केस में सजा हो जाएगा, बाहर जाएगा, ये तय है। किस तरह जाएगा, बेल पे जाएगा, कैसे जाएगा, आने वाले वक्त बताएंगे। आगे आपके पास कोड़ी पैसी नहीं है, ब्लैक मनी से आप डॉलर उठा रहे हैं, और अगर आपको जिन मुल्कों से मिल सकती थी उन्होंने भी ठींगा दिखा दिया है कि जाओ धक्के खाओ जो तुम्हारा नसीब है। सो हम अगर पहले इस चीफ को ट्रायल करेंगे, फिर उसके बाद बेग को, असलम बेग को करेंगे, और फिर अगर ये ट्रायल होगा तो जनरल कियानी भी उस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो कैसे ट्रायल से बच जाएगा? ये कभी मुमकिन है कि आप तने को ना पकड़े और शाखों पे चले जाएं? शेख साहब, हुकूमत ने कहा कि हमने सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब को चार्ज किया, हमने और किसी से कोई गर्ज नहीं है। ये पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था। ये उससे बड़ी मैं समझता हूँ बकवास और धांधली है, और इसकी कोई वक़्त नहीं है, और ये और इमेज खराब करने वाली। अकेला आदमी क्या कर सकता है जी? अकेले आदमी की क्या हैसियत है? पूरा सेटअप होता है, पूरा सेटअप होता है, पूरा ढांचा होता है, पूरा नीचा कमान होती है, और जब वो फैसले आएंगे, जाहिर है उनकी भी वकीलों की टीम होगी। कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं पड़ी हुई। अभी तो इस कोर्ट को चैलेंज करेगा मुशर्रफ। पहले ये कहेगा ये कोर्ट ही गलत बनी है, ये बन ही नहीं सकती। फिर वो कहेगा जनाब अली ये जजेस जो हैं ये बायस हैं। सो आप देखें यहाँ ड्रामा क्या लगने जा रहा है, क्योंकि यहाँ ड्रामे की एक बहुत बड़ी सूरत हाल है, और उस ड्रामे में जो मामलात बनेंगे देखें। और नवाज शरीफ में इतनी सख्त नहीं है, माफ़ करना, उस अगर ये समझता है कि पुराने बदले इस तरह लिए जा सकते हैं, करें ट्रायल, अच्छी बात है, लेकिन 12 अक्टूबर से करें। 3 नवंबर से ज़ाती ट्रायल होगा, उसकी भी बड़ी साउंड फुटिंग्स होंगी, उसके भी बड़े साउंड रीज़न होंगे। 12 अक्टूबर से बनता है फिर सब। और ये कौन से जी, माजरत के साथ, किसी एक सियासतदान का मुझे नाम बताएं जो फ़ौज की पैदावार नहीं है। मैं कह के थक चुका हूँ। ये सारे खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में फ़ौज लाए। ये अलग बात है कि उनकी सिलेक्शन हमेशा गलत होती है। फ़ौज ने हमेशा गलत सिलेक्शन की। उन्होंने ढीला, मरियल, मुर्दार, ठुस किस्म का सियासतदान सिलेक्ट किया जिसका ऊपर वाला चैम्बर ही खाली हो। आखिर में वही हीरो बन गया, ज़ीरो से हीरो बन गया। ये फ़ौज की बदनसीबी है कि वहाँ जिस तरह ISP का या वो कैडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं, काश इस तरह उन्होंने सियासतदानों के भी लिए होते। उन्होंने उंगली पकड़ी और यहाँ ले आते हैं। जब ले आते हैं तो फिर ये सीधे हो जाते हैं, कहते हैं आप कौन है जी, हम ही पैदाइशी सियासतदान हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे से तारीख निकलती है। सो ऑल नॉनसेंस थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। शेख साहब ये बताइए कि अभी पिछले दिनों गैर मुसद्दक़ा इतलात थी कि जब कियानी साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे तो उन्होंने शायद कन्वे किया प्राइम मिनिस्टर को, गैर मुसद्दक़ा इतलात थी कि आर्मी में कंसर्न पाया जाता है परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रायल को लेकर। अगर ये गलत खबर भी हो, लेकिन अगर इस पर हम आज की चेयर जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है राहील शरीफ साहब, आपको क्या लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब तुरी जाए इस बात पे कि जी मुकदमा होगा, मुकदमा चलेगा, फैसला होगा, हो सकता है सजा के बाद वो पार्डन कर दे, नवाज मुशर्रफ साहब को एग्जाइल में भेज दें, जिस तरह उनके साथ हुआ था, लेकिन आर्मी के चीफ जो है उनका आपके ख्याल में क्या स्टैंड हो सकता है? वो कहा यह जा रहा है कि वो सिविलियन अथॉरिटी को बहुत ज्यादा मानेंगे एज कंपेयर टू जो दूसरे थे उनसे अगर मुकाबला किया जाए तो जो पिछले थे उनके, वो उतने अंडर नहीं थे सिविलियन अथॉरिटी के, कियानी साहब जो थे। ये वाला जी गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दी कि आर्मी ऑन बोर्ड है मुशर्रफ के ट्रायल में। फॉर्मेशन कमांडरों की मीटिंग में ये बड़ा सवाल उठा। ज़्यादा लंबे सवाल नहीं किए गए क्योंकि वो भांप गए कि कियानी साहब तो जा रहे हैं, अब ज़्यादा सवाल करेंगे तो ज़्यादा, देखिए ना, कोर कमांडरों की मीटिंग तो अंदर रह जाती है कि वो 9, 10, 12 या 15 या 20 लोग, लेस देन 20 होते होंगे। जब फॉर्मेशन कमांडरों की मीटिंग होती है तो 150-200 बंदे होते हैं। सो उसमें उन्होंने कियानी साहब से सीधा सवाल किया, डू यू ऑन बोर्ड ऑन दिस केस? कियानी साहब ने कहा नो, आई एम नॉट ऑन बोर्ड। देन उन्होंने कहा देन गो एंड टेल हिम दैट आर्मी इज नॉट बोर्ड ऑन दिस इशू। सो क्योंकि फौज जो है उसकी बहुत जिम्मेदारियां हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त हर मुल्क की, मैं पाकिस्तान की नहीं कहता,
हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो होती है उस मुल्क की जामन होती है, खा वो ब्रिटिश हो, खा वो अमेरिका हो, खा वो चीन हो, बज़ाहिर वो नज़र नहीं आते। और पाकिस्तान की आर्मी ने भी ये सबक हासिल कर लिया है कि वो पीछे रह के अपना एक रोल अदा करते हैं। और ये चोर चूना लगा के ये जो सारे अपने आप को बन गए हैं मंशा और हुसैन दाऊद टाइप के लोग, ये इस मुल्क में कोई बंदा बड़ा नहीं बना बगैर स्टेट को चूना लगाए। मैं चैलेंज करता हूं आपके किसी प्रोग्राम में आए कोई बड़ा आदमी जो ट्रिलियन वाला है कि जी मैं अपने तौर पे, आज देखें ना ब्रिटिश एम्बेसडर ने जाते जाते कहा कि टैक्स चीटर है ये कौम जो है ये टैक्स चीट करने वाली है। और इस टैक्स चीटरों में ये बड़े लोग कई SRO बदल के कई, देखें ना अब गैस पे कतर की लगे हुए हैं, इनकी सारी नज़रें अब गैस, ये बड़ा बड़ा खोंचा मारते हैं। वो पहले बेवकूफ़ लोग थे, पीपल्स पार्टी खोंचा मारती है, सिर्फ आसिफ जरदारी को समझ थी बड़े खोंचे की, बाकी सब छोटे छोटे खुरपे आप समझते हैं ना, जब मंडी में हम शेख हैं जब चावल बेचते हैं तो छोटा सा खुरपा मारते हैं, वो सैंपल बताते हैं जी ये चावल बासमती हैं, ये फलां है, ये टर्मरिक हल्दी जो ऐसी है। सो बाकी सारे जो खुरपे मार रहे थे, आसिफ जरदारी ने खोंचा मारा। और अब जो लोग मारने जा रहे हैं 450 अरब गर्दशी कर्जा किस ऑडिट के तहत दिया गया है, कितने % उसमें से जायज गया या नहीं गया, ये फैसला कौम ने करना है ना। कौम को ये बेवकूफ तो शेख साहब गिलानी साहब ने क्या मारा? गिलानी साहब तो कह रहे हैं कि मुझे आप पकड़ के दिखाएं, आप किसी की जरूरत है तो पकड़ के दिखाएं मुझे तो इस्तिस्ना है बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कौन सा खुर्चा मारा है शेख साहब अकॉर्डिंग टू यू? आगा साहब जितना भी उसने मारा ना अपने बेटे को दे के छुड़ाने के लिए उतना काफ़ी है जितना भी उसने खोंचा मारा। अच्छा देखिए ना, इस कौम को दर्द है कि इस मुल्क के वजीर आजम का बेटा वहाँ पे है, इस कौम को दर्द है कि इस मुल्क के गवर्नर का बेटा वहाँ पे है और उनकी डिमांड कितनी है। इस मुल्क में जहाँ पंजाब में 12,439 अगवा के केस हैं, वहाँ आप दूसरे सूबों से क्या तोके लगाए बैठे हैं कि वहाँ रावी क्या कहेगा, सब चुप चैन है, सब सुख चैन है, सब मसले ठीक हैं। देखिए ये सारे मंशा से लेके हुसैन दाऊद तक ये चूना लगाने वाले लोग हैं। और वो क्या नाम है उसका, वो स्टॉक एक्सचेंज वाला, ये सब चूना लगाने वाले लोग। टेडी, उससे आगे जाना चाह रहा हूं पाकिस्तानी इकॉनमी में, लेकिन बस एक सवाल का जवाब दे दें। तो मैंने आपसे सवाल यही पूछा था कि वो तो कियानी साहब ने कहा उन्होंने, तो राहील शरीफ साहब भी उसी तरह आर्मी की बात सुनेंगे मुशर्रफ साहब के केस को लेके कि नवाज शरीफ साहब जाके कहेंगे जी आर्मी ऑन बोर्ड नहीं है, जिस तरह कियानी साहब ने कहा होगा? आपका क्या टेक है इस पे, मुशर्रफ साहब के केस पे? जी ऑफ कोर्स राहील शरीफ के खून में शहीदों का खून है, ही अंडरस्टैंड्स। और राहील शरीफ भी फौज के जो उनकी कमांड एंड कंट्रोल है उनके फैसले के तहत हैं, शख्सी फैसला तो कोई नहीं है। और यकीनन मुझे मालूम है कि राहील शरीफ साहब का भी क्या फैसला है। मैं कौम के सामने ऐसी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि फ़ौज यूनाइटेड है कि फ़ौज की तज़हीक मत की जाए। और जो लोग तज़हीक का मंशूर लेके आए हैं, जो लोग फ़ौज की इमेज को ख़राब करने का मंशूर लेके आए हैं, याद रखें फ़ौज इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये गाजियों और शहीदों की फ़ोर्स है। बिल आखिर जब ये सियासतदान नाकाम होने जा रहे हैं तो फ़ौज अपनी ज़िम्मेदारी से आशना है, वो जमहूरियत को भी बचाना चाहती है और मुल्क को भी। अगर दोनों में से एक को बचाना पड़ा तो वो मुल्क को बचा लेंगे। ठीक है शेख साहब, मतलब ठीक है ठीक नहीं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इकॉनमी भी आते हैं, ये हुकूमत कोशिश तो कर रही है, देखें GS+ स्टेटस मिला है शेख साहब पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद कि आप यूरोपियन यूनियन में जो है वो भेज सकते हैं अपनी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स, जो है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, फ्री ऑफ ड्यूटी है। ये तो एक है। और इसहाक डार साहब ने कहा कि कोशिश है कि डॉलर 100 के इर्द गिर्द रहे। ये कोशिश तो हुकूमत कर रही है कि मीशत को जरा संभाले, हमें इंसेंटिव मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूरोप में जाकर कम्पीट करे, जो पहले श्रीलंका वगैरह के पास था सिर्फ, या बांग्लादेश के पास था GSP+। साहब देखें, बाज़ आदमी मुकद्दर के टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। ये चाइनीज़ का कराची का 2200 मेगावाट का ये 8 साल से लगा हुआ था। 11 पहले वो 300 मेगावाट बना रहे थे, फिर वो 600 से गए, जब अब उनकी कैपेसिटी 1100 की हो गई। वो 8 साल से लगे हुए थे और पूरे मुशर्रफ दौर बाद का दौर ये कोशिश में रहा कि बड़े मेगावाट की जो है वो कराची में लगें। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में जो लगने जाएगा या जिस पे ज़मीन खरीद गई है, सब कुछ काम हो रहा है, वो भी 1100 मेगावाट के होंगे। एक कालाबाग डैम जितनी बिजली वो देंगे। टाइमिंग ऐसी है, अब जो उनको प्लस मिला है तो ये 5 महीनों की कार्रवाई नहीं है। ये पिछली चोर हुकूमत को भी इसका क्रेडिट दें, उन्होंने भी इसमें काम किया है, उससे पिछले भी काम किया है। लेकिन अब
इसको पूरा करना, बिजली दें, गैस दें इंडस्ट्री को, लेबर को हक दें, और इतना फास्ट प्राइवेटाइजेशन पे ये जाएंगे IMF के हुक्म के मुताबिक कि यहाँ गली गली में शोर होगा, गली गली में शोर होगा। ये सारे जहाज खड़े हो जाएंगे, ये सारी ट्रेनें खड़ी हो जाएंगी। ये उस दिन दिखाइएगा जिस दिन PIA के सारे जहाज ग्राउंड हो जाएंगे। अच्छा, उस दिन ये मेरी पैगाम ये बताइएगा कि शेख रशीद ने वक्त से पहले ये कहा था, ये सारी ट्रेनें जो हैं अपने गैराजों में चली जाएंगी, क्योंकि लोग मर रहे हैं। ये आपने एक स्कीम दी है, उसके लिए गारंटर जो है, गरीब का कौन गारंटर है जी? गरीब का खुदा गारंटर है। ये पीली टैक्सी स्कीम की तरह कामयाब होगी, सस्ते तंदूरों की तरह कामयाब होगी। जब ये हुक्मरानी में थे तो गरीब आदमी को अपोजिशन में थे तो गरीब को इन्होंने 2 रुपए की रोटी दी है। जब हुकूमत में आए तो कहते हैं 10 रुपए की खाओ। आप अंदाज़ा लगाएं कि अपोजिशन में ये 2 रुपए की रोटी देते हैं, हुकूमत में आते हैं तो 10 रुपए की रोटी देते हैं, और सारी कौम को आगे लगाया हुआ है जनाब, डॉलर 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 डॉलर। ये प्राइवेट मंडी से उठाने जा रहे हैं। इन्होंने चैलेंज किया है कि हम 98 रुपए पे ले जाएंगे। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस दिन मैं कौम को फैसला सुनाऊंगा और मैं खुद कहूँगा कि इन्होंने बड़ा काम ये कर दिया। जब भी मोहतरम काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब हुक्मरान होंगे, करेंसी डीवैल्यू होगी, रिजर्व कम होंगे। और अब मैं ये बताना नहीं चाहता, मुझे पता है कि डॉलर कैसे इकट्ठे हो रहे हैं मंडी में से, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। देखें, इस मुल्क को हाईजैक किया हुआ है 10-12 फाइनेंशियल डाकुओं ने। हमें इकोनॉमिकल एनिमल समझते हैं। लेकिन शेख साहब, प्राइम मिनिस्टर ने यूथ की लोन स्कीम तो शुरू की है ना, इतने बुरे हालात में भी, अरब से ऊपर की स्कीम है, उसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि एटलीस्ट यूथ के लिए। खैर पख्तूनख्वा में कुछ शुरू नहीं हुआ, सिंध में शुरू नहीं हुआ, पंजाब में से ही बढ़कर पूरे पाकिस्तान में शुरू कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? एक अच्छी स्कीम है जी, देखें, एक अच्छी स्कीम है। उसके ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें आप, ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें। अगर मैंने 5 लाख रुपया लेना है तो मेरे पास 7.5 लाख रुपए का गारंटर होगा। यह तो एक लिहाज से ठीक है कि गारंटर के बगैर कैसे जाएगा पैसा, ये तो खा जाएगा। कौम ही ऐसी है। मिन हैसुल कौम जो है ना, हमारे ज़हन में क्विक सर्विस है, माल बनाओ, डंग टपाओ, घर जाओ, ये है हमारी सर्विस। मेहनत से हमारी लोग हैं। और 20 लाख जो नौजवान रोज़गार के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इस तरह 1 लाख अफराद को रोज़गार दे देंगे, मैं समझता हूँ बहुत सारे और ज़राए भी हैं। लेकिन अच्छी बात है, एक बेटी ने ये काम शुरू किया, उसकी हेड है, इसलिए मैं इसको क्रिटिसाइज़ ज़्यादा नहीं करता। लेकिन मुझे अंदेशा है और अंदाज़ा है, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जी गारंटर कहाँ से लाएं? अच्छा भाई, यही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने 3% पे MNAs को गारंटर करार दे दिया था। अपने अपने हलकों में गारंटर्स को तस्दीक कुनिंदा करार दे दो, ताकि वो जेन्युइन आदमी की तस्दीक करे। बाकी जिसने रकम, अच्छा है, लेडीज़ में रखी है, लेडीज़ कम पैसे खाती हैं। मैं तो कहता हूँ लेडीज़ को ये टेलीफोन एक्सचेंज भी दे दो, इनकम टैक्स भी दे दो, रेवेन्यू भी दे दो। ये कम रिश्वत लेती हैं औरतें और पूरी पेमेंट करती हैं। ये घर को, अपने अकाउंट को मेंटेन रखने वाली होती हैं। लेकिन अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। शेख साहब, ये बताइए कि जो आप लोगों ने अब महंगाई के लिए आप मार्च करने जा रहे हैं, उसमें तो मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने आपने भी बड़ा बबाग दहल जलसा कर दिया वहाँ जाके खैर पख्तूनख्वा में, इसको लेके, धरनों को लेकर। उसका फ़ायदा क्या हुआ सर? आज की खबर है, खैबर एजेंसी में दोबारा ड्रोन स्ट्राइक हो गया। अमेरिका जो है वो उसने वैसे मुअत्तल कर दिया आपके धरनों के बाद अपनी सप्लाई लाइन, शायद वो ईरान से ले या पता नहीं कहाँ से ले, आप लोगों से लेगा नहीं। तो फ़ायदा क्या हो रहा है इन तमाम चीज़ों का? ड्रोन तो उस तरह जारी हैं, हमारे ड्राइवर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, हज़ारों के करीब लोग, लाखों के करीब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जी देखें, ड्रोन कम हो गए हैं, ये बंद हो जाएंगे। क्या करे वो बताएं? इमरान खान क्या करे? अपनी सारे KPK में अपनी हुकूमत को मरवा ले। देखें, सबसे पॉलिटिकल डिसीजन शार्प लेने में KPK के लोगों ने सबूत दिया है। बाकी हमने मक्खी पे मक्खी मारी है, मच्छर पे मच्छर मारा है। ये कह के मारा ये डेंगू का मच्छर है, ये गैर डेंगू का मच्छर है। KPK के लोगों ने, देखो, ANP से MMA से ANP से इमरान खान, और अगर इमरान खान डिलीवर नहीं करेगा तो कल वो कुछ और सोच रखेंगे। उन्होंने एक इमोशनल टच दिया है लोगों के जज्बात का, वरना पठान ये महसूस करता है KPK में कि उसकी कोई आवाज़ ही नहीं है। और उस वक्त क्या होगा जब ये F7 में आके कोई ड्रोन मारेगा, क्योंकि वो तो पेनिट्रेट कर चुके हैं सब जगह पे। ठीक है, आप मुझे बताएं, अगर उनको ड्रोन हमले की इजाज़त है तो उस वक्त का इंतज़ार करें जब E7 में भी आके ड्रोन पड़ेगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मोस्ट वांटेड लोग हों वो वहाँ मीरान शाह में ही हों और खारान में हों और हंगू में हों और उस तरफ हों।
वो E7 में भी हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आते हैं शेख रशीद साहब से बहुत सवाल आते हैं हमने पूछने एक ब्रेक के बाद। वेरी वॉर्म वेलकम बैक व्यूअर्स। बात चल रही शेख साहब से पाकिस्तान के मामलात के ऊपर। शेख साहब, पिछले दिनों एक इतना बड़ा एपिसोड हुआ, क्योंकि मैंने आपसे बात इस पे नहीं की, तो मैं चाहूंगा इस पर आप बात करें जरूर इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी। चेयरमैन नादरा जो है वो, उसको जिस तरह बर्खास्त किया गया रात को और सुबह को स्टे पे वो हाजिर हो गया, दोबारा वो सर्विस में वापस चला गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के स्टे के ऊपर। आपको क्या लगता है कि बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि चेयरमैन नादरा फेवरेटिज्म की वजह से इस सीट पे आए, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ने उनको लगाया। दूसरा ये कि नहीं, वो जो 4 वोटों की लाहौर में तस्दीक होने जा रही है हल्कों की, जिनमें से एक पे शायद उन्होंने काम कर लिया हुआ है, वहां पे मैसिव रिगिंग शायद नजर आया, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली का हल्का भी है, ख्वाजा साद रफीक का हल्का भी है। आपको ये केस कहाँ जाता नजर आ रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चेयरमैन नादरा जो है बमशैली फेंक दे और कहें कि जी ये हल्के जो है वाकई इन पे अंगूठे जाली लगे गए हैं, जाली शनाख्ती कार्ड यूज हुए और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन पे दोबारा इलेक्शन कॉल कर दे? आपको लग रहा है ऐसा? देखें, इमरान खान तो कह रहा है ये साल नया इलेक्शन का साल है। अगर लाहौर के 4 हल्कों में से एक हल्का भी डाउन हो गया और एक हल्के में भी साबित हो गया कि ये धांधली हुई है, सारा इलेक्शन नल एंड वाइट करार दे दिया जाएगा। अगर, क्योंकि पहले सिंध में अंगूठा चला तो मैंने एक टीवी प्रोग्राम पे कहा कि जिस दिन ये पंजाब में अंगूठा आएगा वो काट दिया जाएगा, लेकिन चौधरी निसार साहब ने सारा काम ही क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी हर हल्के में 60-70 हज़ार, क्योंकि मकनातीसी स्याही नहीं थी, इसलिए 60-70 हज़ार वोट हर हल्के में बगैर शनाख्त के हैं, फरिश्तों ने डाले हैं। सो ये एक ऐसा बयान है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस दिया कि इस सारी असम्बली की, और फिर मलिक तारिक को हटाने के बाद और खोता खूह में गिर गया, और इस खोते खूह में गिरने के सारा इलेक्शन अब लाहौर के 4 हल्कों पे है। मैं तो चाहता था इमरान खान 60 हल्कों की डिमांड करता, लेकिन उसने 4 हल्कों की है। अगर ये 4 हल्कों की सूरत हाल में से एक हल्का भी साबित हो गया कि ये जाली है और इसमें धांधली हुई है, तो मेरा ख्याल है ये सारा इलेक्शन जाली करार दे दिया जाएगा। अच्छा जी, आपको लगता है? राइट। शेख साहब ये बताइए कि कराची में आप बैठे हुए इस वक्त, तो कराची में जो इस ऑपरेशन चल रहा है उसके मतलब ऑब्वियसली एमक्यूएम के तो कंसर्न्स है, वो कहते हैं कि महाजर के नाम पे उनको लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ परसेप्शन ये है कि सबसे क्रेडिबल ऑपरेशन चल रहा है पिछले कई सालों के अंदर। आपका अपना टेक क्या है? कराची के अंदर अमन बहाल हुआ है इस ऑपरेशन से जो ये गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, मैं तो छोटे आदमी से पूछता हूँ, किसी थिंक टैंक से नहीं पूछता। एयरपोर्ट से लेके होटल तक मैंने 2-3 ड्राइवर से, दूसरे लोगों से, लोडर से बात की है। उसने कहा जी हालात आगे से बेहतर हैं, लेकिन अगर ये हालात देखें, हालात तभी बेहतर रह सकते हैं कि एमक्यूएम भी ऑन बोर्ड रहे, बेहतर हो। और अगर एमक्यूएम भी ऑन बोर्ड ना हो और हालात जो है वो इतने कैपेबल हैं कि चश्मे ज़दन में वो ख़राब हो सकते हैं। सो इस शहर के हालात को ठीक रखने के लिए एमक्यूएम को भी ऑन बोर्ड रखना ज़रूरी है। बाज़ अकल के अंदर बड़े जज्बाती बयानात देते हैं, गो मैं उनकी कारकर्दगियों से खुश नहीं हूँ, मेरे ज़ाती दोस्त हैं बाबर गौरी और गवर्नर जो हैं, पर ये काम किसी का नहीं करते। ये किसी आम आदमी से अगर आप मैंने पूछा है तो उसने यही कहा कि ये हालात आगे से बेहतर हैं, और अगर ये बेहतर हो जाए, इतना अरसे का गंद एकदम तो साफ़ नहीं हो सकता, अगर ये साफ़ हो जाए, हालात ठीक रहें और कोई बड़ा कट्टा ना खुल जाए। ये बड़ा कट्टा खुलने की आपने बात जी वो इसी पे आ रहा था मैं जी। देखें, अगर इल्ताफ साहब ने जो कल खिताब किया है कि ब्रिटिश पुलिस मेरी जान की दुश्मन है, अगर वो हकीकत में जान की दुश्मन हो गई तो फिर यहाँ भी कईयों को जान के लाले पड़ जाएंगे ना। यहाँ के हालात कैसे पीसफुल रहेंगे? उनकी फोर्स तो कराची है, उनकी फोर्स तो हैदराबाद है, लंदन में तो उनकी फोर्स नहीं है, या ह्यूस्टन में उनकी फोर्स नहीं है, उनके वेल विशर होंगे, या न्यूयॉर्क में उनकी फोर्स नहीं है। सो उन्होंने जो बयान दिया है ऐसे मौके पे दिया है, गो कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो कि बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि भाई ये इतना जल्दी नहीं कुछ होने जा रहा जितनी जल्दी आप लोगों ने इस पर तबसरे शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम एक हकीकत की पार्टी है, ग्रास रूट पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है। हमने छोटी सी अवामी मुस्लिम लीग बनाई है, इसके कई कट्टे खुले रहते हैं, और उसने लंदन से बैठकर यहाँ ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि किसी यहाँ रोज़ हमारे नखरे हो जाते हैं अवामी मुस्लिम लीग में, वो रूठ गया, वो नाराज़ हो गया। सो वो कराची को कंट्रोल कर रहे हैं लंदन से बैठ के। आप उसको क्रेडिट दें, बड़ा ज़बरदस्त कि एक शख्स ने किस तरह लंदन में इतने सालों से बैठ के पार्टी ठीक है सर, ये क्रेडिट तो आ गया। तो यहाँ रह के एक छोटी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हुकूमत एनर्जी क्राइसिस के लिए, शेख साहब शहबाज शरीफ साहब इंडिया गए हुए हैं, आज उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने महात्मा गांधी पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया,
उनका इंटरव्यू आया, वो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत से मुनासिब निर्खों पर बिजली की फरहमी की हर पेशकश का खैर मकदम करेगा। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि ठीक है हमारे डिफरेंसेस हैं शेख साहब इंडिया के साथ, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब वहां से बिजली ले आए अच्छे निर्खों पर तो इसमें बुरी बात क्या है। वो ये भी कहते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात में रखना डालने वाली हुकूमत अवाम से बेवफाई करेगी। तो ये तो पॉजिटिव अप्रोच है शेख साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बड़े वो कहते हैं ना, तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मनमोहन सिंह तो कहता है कि मैं जुग्राफिये को तब्दील नहीं कर सकता, सरहदों को तब्दील नहीं कर सकता, मेरे होते हुए पाकिस्तान हमले की जरूरत नहीं कर सकता। सर जी, ये अमेरिकन एजेंडा है नवाज शरीफ बरादरान को कि इंडिया के साथ आपने तल्लकात ठीक करने हैं, और जो इस खत्ते में सूरत हाल बनने को जा रही है उसमें इनके लिए परेशानी है। 24 घंटे शरीफ बरादरान ने वाघा बॉर्डर खोल दिया है, और रिजल्ट इलेक्शन का जो आएगा ना, ये सर को हाथ पकड़ के बैठेंगे। मसला ये है कि जब आप औस दर्जे के लोगों को सियासत की मेराज पे पहुंचा देते हैं, उनकी सोच महदूद होती है। उनकी सोच जो आती है, ये सेक्रेटरी इस्टेब्लिश ये जो होते हैं उनको फीड करते हैं, कर लें अच्छे तल्लकात। बहुत जल्द हिंदुस्तान से तल्लकात खराब होने जा रहे हैं। ये जो मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी आ जाता है तो अल्टीमेटली एक आग जो है वो फैल जाती है। उसकी सोचों से कोई आदमी इनराफ नहीं कर सकता। जाने वाले मनमोहन सिंह के लिए तो आप लेकिन उसे बिजली लेने में क्या हर्ज है शेख साहब? अगर बिजली आसान निर्खों मिल जाए हिंदुस्तान से तो उसमें क्या मसला है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं? कितनी बिजली है, कितनी उनके पास? ये मुझे नहीं पता। नेपाल में 50,000 मेगावाट आ सकती है। नेपाल से रास्ते में इंडिया है, उसकी कुल जरूरत नेपाल की 2 या 3 या 5 मेगावाट होगी। इंडिया कहेगा पहले मेरे थ्रू जा। अब दुनिया ने यह फैसला किया है कि नेपाल से खंबे और ये जो केबल्स हैं, ये लाइनें हैं बिजली की, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश फैला दी जाएं। लेकिन इंडिया नीचे रखता है। क्या हुआ है बांग्लादेश में? जाके देखें, वहाँ 2 सोच पैदा हो गई हैं, एक प्रो इंडिया बांग्लादेश, एक एंटी इंडिया बांग्लादेश। क्या सूरत हाल है नेपाल की, क्या सूरत हाल है दूसरी तरफ? इंडिया इस इलाके में एक हेजेमनी काम करना चाहता है, एक बालादस्ती कायम करना चाहता है। और अमेरिकन एजेंडा नवाज शरीफ साहब को यह मिला है कि इंडिया के साथ तल्लकात कूल डाउन करो। कूल डाउन होने चाहिए, लेकिन कोई मसले भी तो हल कराए ना। अगर कश्मीर पे कल कोई फटा पड़ गया तो नवाज शरीफ क्या करेगा जी वहां जाके? नवाज शरीफ की कोई बात सुनेगा? नवाज शरीफ चाहे जितना बड़ा मर्जी कश्मीरी लीडर और कश्मीरी हो, मैं खुद भी कश्मीरी हूं, अगर मैं कल स्लिप हो जाऊं तो क्या कश्मीरी कश्मीर में मेरी बात सुनेंगे? वो कहेंगे दफा करो यार, जान छूट गई बंदे से। इंडिया से आप 500 मेगावाट बिजली या 1000 मेगावाट बिजली, वो एक प्रोग्राम आता है ना, कहने में क्या अर्ज है? ख्वाब देखने की क्या पाबंदी है? ये ख्वाब आप देखते रहे। ठीक है, मुझे एक बात बताइए शेख साहब, 22 तारीख को आप भी महंगाई के खिलाफ लाहौर में इमरान खान साहब के साथ होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि जीडीपी शरह 7% तक ले जाएंगे, और अब भी जो है वो ये कह रहे हैं कि इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई है, शरह नमूद 2.9 से बढ़कर 5.1% हो गई है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। तो इसमें इतना बड़ा मसला है शेख साहब तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब उस दिन फरमा भी रहे थे कि जो प्याज है वो 100 से नीचे आ गया। ठीक है, मीडिया ने उसको कवरेज उस तरह नहीं दी, लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ तो जा रही है ना। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इतनी जल्दी क्या किया जाए? मैंने कल कौमी असम्बली में कहा जी, 2 किलो प्याज के 2 ग्रेनेड मिल रहे हैं मंडी से, 2 किलो टमाटर के 2 ग्रेनेड मिल रहे हैं, राइट। और इस मुल्क में जो हालात बन रही हैं, ये जीडीपी शीडीपी सुन सुन के हमारे कान पके हुए हैं। आम आदमी की हालत क्या है? आम आदमी को क्या मिल रहा है? देखें ना, इस मुल्क को आप ये मंशा और हुसैन दाऊद और ये डैडी और अंकल ग्रुप जो है, चोरों का अस्तबल जो बना हुआ है, उनको मुल्क की तरक्की आप समझते हैं? मैंने आपको 2 खबरें दी हैं, ये क्विक करेंगे प्राइवेटाइजेशन, क्विक इनको नतीजा भी मिल जाएगा। ये लाएं कतर से वो एलएनपीजी गैस शैस, क्या है इतना बड़ा, ये कह रहे हैं जी अभी तक बड़े सही है। देखें, एक प्रोग्राम इनसे कहें कि आम आदमी को आपने दिया क्या है। ये पहली एक स्कीम दी है, खुदा करे ये कामयाब हो। कर्जा नज़र नहीं आती मुझे कामयाब होती, लेकिन मेरी दुआ है ये कामयाब हो, गरीब को रोज़गार। क्योंकि जब भी गरीब को, मैं वाहिद आदमी था जिसने कि शहबाज शरीफ साहब की रोटी प्लांटों की हमायत की, ये कहते हुए भी होगी नाकाम, और उसमें ज़कात के पैसे भी डाल दिए। कई वो अहबाब भी रोटियां लेते रहे तंदूर से जिन पे ज़कात लगती नहीं है।
टैक्सी काबुल में जाके चली, यूनाइटेड बैंक और नेशनल बैंक का जो हाल हुआ, उनको ज़रा किसी चीफ को पूछें कितने बिलियन रुपीज़ उनके डूबे हुए हैं। ये 100 अरब रुपये है, विद गारंटी है, अच्छी बात है, कामयाब हों, मेरी दुआएं हैं कि ये प्रोग्राम कामयाब हो। तो ये महंगाई के बारे में नहीं मिलेगा गरीब को। अच्छा, आप जब लोगों से मिलते हैं पिंडी वगैरह में, आपका जो हल्का है, तो वाकईतन जो है वो लोग पिस गए महंगाई से शेख साहब की तरह कि आप जो है वो एक ताहिरुल कादरी साहब के साथ भी आपका अलायंस बनने जा रहा है, इमरान साहब के साथ तो है आपका, महंगाई के लिए आप मार्च कर रहे हैं 22 तारीख को, इतने हालात खराब हुए में। देखें, हमने कौमी असम्बली में 4 आदमियों का हकीकी अपोजिशन ग्रुप बनाया है। हम इमरान खान के साथ हैं, उसके इत्यादी हैं, और ये हम 7 और 9 इंशाल्लाह ले जाएंगे इसी सेशन में ही। हम चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ हो, ये जमहूरी निज़ाम चले। जब लोग ये सब सुनते हैं और समझते हैं कि खुर्शीद शाह ने वहाँ क्या रोल अदा करना है जी, फिर हमें मायूसी होती है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि महंगाई की जो बात है, 24 तारीख को जनवरी को हमने रावलपिंडी में भी अवामी मुस्लिम लीग ने जलसा रखा है, उसमें इमरान खान साहब भी आएंगे। ताहिरुल कादरी का 5 तारीख को है, उसमें भी हम शामिल होंगे। 29 तारीख को जो लाहौर में 22 के जलसे में हम फुल फ्लैज लाल हवेली से आ रहे हैं पूरी ताकत के साथ, जितनी हमारी हैसियत है। बसें महंगी हैं, अगर हमारे पास बसों के पैसे हों तो हम हशर कर दें, बस बड़ी महंगी है जी। राइट, प्राइम मिनिस्टर साहब को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से? शेख साहब, अब तो उनके जो चीफ द आर्मी स्टाफ है वो भी उनकी मर्जी के लग गए, अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो भी सुना है कि बड़े नरम मिजाज किया एज कम्पेयर टू चीफ से इफ्तिखार चौधरी साहब, तो चीज़ें जो है कंट्रोल प्रेसिडेंट उनको अपना है। अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइम मिनिस्टर से और क्या मशवरा देना चाहेंगे अवामी कॉन्टेक्स्ट में शेख साहब? देखें, अब अगर नवाज शरीफ साहब फेल होंगे तो मेरी असम्बली में तकरीर जो उनके सामने की थी वो सच साबित होगी, ये अपने वज़न से फेल होंगे। पिछली गवर्नमेंट कहती है कि हमें चीफ जस्टिस ने नहीं चलने दिया, पिछली गवर्नमेंट कहती है कि हमें ज़बरदस्ती आर्मी ने नहीं चलने दिया, पिछली गवर्नमेंट कहती है कि हमें तरीके और सलीके से फ़ौज भी पैगाम देती थी, चीफ जस्टिस ने हमारे पे तलवार लटकाई हुई थी। अब तो जनाब सब ज़बरदस्त है, सारे इनके अपने हैं, 2/3 मेजॉरिटी है, असम्बली में अपोजिशन लीडर इनका, और इनको क्या चाहिए? यानी कि रात बुलाओ, सुबह बुलाओ, दोपहर बुलाओ, वहाँ कौम की आवाज़ नहीं है। ये ऐसी असम्बली है जिसने ढाका के जमात इस्लामी के रहनुमा, जिसने पाकिस्तान की खातिर जान दी, फांसी दी, उस अगर मैं स्टैंड ना लेता तो स्पीकर दुआए मग़फ़रत करने के लिए तैयार नहीं है। इनको खुदा की सज़ा मिलेगी। जिन लोगों ने इस्लाम और पाकिस्तान के लिए जाने दी, ये इंडिया से खौफज़दा हैं, ये इंडिया से खौफज़दा खारजा पॉलिसी। इनकी क्या खारजा पॉलिसी होनी है जी, आप मुझे बताएं। ये खारजा पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। मंगतों की क्या खारजा पॉलिसी होती है? मंगतों ने इनको कहा कि इंडिया से रिलेशन। तो शेख साहब, इसमें नवाज शरीफ साहब का कसूर क्या हुआ? वो तो उनको जो जिस तरह की स्टेट मिली है लुटी पुटी, वो तो उसमें उनका कसूर क्या है प्राइम मिनिस्टर का? वो तो आज पावर में आए कितने 2 दिहाइयों बाद, ऑलमोस्ट 1.5 दिहाई बाद। मैंने जिस सरबराह को भी बचपन से देखा है, उसने यही कहा मुझे ये जहेज में उजड़ा हुआ खजाना मिला है। हाँ जी। अगर आप भुट्टो की तकरीरें निकालें, उसने कहा मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है। भुट्टो ने की पहली तकरीर असम्बली में ने कहा है कि मेरे पास, जब ये अपोजिशन में होते हैं और होते हैं, जब हुक्मरानी में होते हैं तो कहते हैं मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि मैं ठीक कर दूंगा, इंतज़ार करो। वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग रूम में कौम को बिठा लेते हैं और ख़ुद शरल्ले उड़ाते हैं। इनको इंतज़ार कोई कराए तो तब है ना, वरना तो ये वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं सारे। राइट, ये आपका इस पर। तो शेख साहब, फिर बेसिकली ये जो अफवाहें आ रही हैं कि अब ताहिरुल कादरी साहब से कोई नया काम लिया जाएगा, वो जो उन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया, उससे तो आप एग्री नहीं करते ना? कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं आने वाला, कोई ऐसा इंकलाब तो नहीं आने वाला कि इस सिस्टम को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे और आप साथ खड़े होंगे? मतलब आप तो बिलीव करते हैं ना डेमोक्रेसी, आप तो इलेक्टेड हैं शेख साहब। देखें, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, जमहूरियत के साथ भी खड़ा हूँ, इनसे ज़्यादा खड़ा हूँ जितने ये खड़े हैं। ये सारे GHQ के गेट नंबर 4 से जाते थे, मैं कभी GHQ में दावत के बावजूद भी कभी नहीं गया। मैं कहता था नहीं यार, ये सारे GHQ के गेट नंबर 4 से जाते थे और सारे इन्होंने काम डलवाए, और आज मुल्क जहाँ पहुँचा है कहते हैं इसकी फ़ौज जिम्मेदार है। फ़ौज को समझ ही नहीं आई कि ये इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क में मैंने आपको अभी इशारतन नज़र की कि जमहूरियत के लिए मुल्क नहीं है, मुल्क के लिए जमहूरियत है। जमहूरियत जिंदा रहना चाहिए, ज़रूरत है वक्त की। लेकिन अगर मुल्क और जमहूरियत में अगर जमहूरियत डूब रही हो और दरियाए झेलम में उसको गोते पे गोता पड़ रहे हो, उसको सर से पकड़ने की ज़रूरत है कि लुटिया ही ना डूब जाए। लेकिन अगर नहीं पकड़ी जा रही और मुल्क को बचाना है ताकि सैलाब सारे मुल्क को ही ना बहा के ले जाए, फिर मेरा ख्याल है जैसे मैंने पहले कहा, उस वक्त मुल्क बचाया जाता है, जमहूरियत बचती रहती है। डिस्कशन ऑन गोइंग है। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे व्यूज़, और नो नीड टू से कि हो सकता है आप उनके ख्यालात से एग्री करें, हो सकता है आप डिसएग्री करें, लेकिन जिस चीज़ से शायद आप ज़्यादा एग्री करें वो मेरे सामने आज की सबसे टॉप खबर है जिसमें ख़त्म करूँगा आज का प्रोग्राम। बहुत इत्मीनान की का बाइस है ये बात कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो प्रोटोकॉल और जिसे कहते हैं ना शो शाह के उस तरह वो नहीं है मद्दा, क्योंकि मेरे सामने खबर उसमें लिखा हुआ है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो खैर अपने लिए सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग ली है, लेकिन चीफ जस्टिस जो नए चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक साहब, उन्होंने ये कहा है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए ट्रैफिक भी ना रोकी जाए, तो इस ट्रैफिक का रूट भी ना लगाया जाए। ये चीफ जस्टिस जो नए हैं उनकी ये स्टेटमेंट है। आगे आने वाले वक्त में ये मौजूदा चीफ जस्टिस और आइंदा आने वाली जुडिशरी जो है वक्त बहुत बड़ा एक इम्तिहान होगा कि वो किस तरह निभाते हैं उन तमाम मेरिट्स को जो एक ज्यूरिस्ट को होना चाहिए, जो शायद ड्रामाई तो नहीं है मेरिट्स, लेकिन जो क्रेडिबल है। आज का प्रोग्राम तो हमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे कल तक के लिए इस प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।